तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को काफ़ी जोर शोर से आप लोग कर रहे होंगे। बच्चे, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था, साइंस में फिजिक्स की टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और मैंने आपसे ये कहा था कि मैं अपने अगले वीडियोस में मैं उसी सॉल्यूशन के साथ में आपके पास आऊँगा। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं और हम लोग अपनी प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपके सामने सबसे पहले कहा था पहले क्वेश्चन में कि हमें क्या सीखना है कि आखिर इमेज का फॉर्मेशन, दैट मीन्स कि हमारे सामने अगर मिरर हो या हमारे सामने अगर लेंस हो, तो इन दैट केस अगर हमारे सामने कनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग उस लेंस में या उस मिरर के सापेक्ष में अगर हम लोग देखें तो हमारा इमेज कहाँ पर बनेगा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, और आखिर हमारा इमेज कैसा होगा। तो इस चीज़ को हम लोग एक एक करके डिटेल में देखते हैं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो आप लोग इसको कंप्लीट एंड तक देखेंगे। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको सही लगता हो तो आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लेंगे, क्योंकि अगर अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में आपके लिए ये चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी। तो चलिए, समय को व्यर्थ न करते हुए हम लोग एक एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रखा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि आखिर इस इमेज में ये जो मैंने पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करा है, आखिर मिरर में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कनकेव मिरर में मैंने इसको सबको तैयार करा है। तो कनकेव मिरर की कंडीशन में अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, सबसे फर्स्ट पोजीशन दे रहा है कहाँ, इन्फिनिटी पर हो। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, दैट मीन्स कि इस साइड कहीं पर भी हो, तो हमारा इमेज कहाँ पर बनेगा, तो एट फोकस बनेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। और हमारे इमेज का नेचर कैसा है, तो रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनाइज्ड है। ठीक है, रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनाइज्ड है। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज आपने अच्छे से पढ़ा होगा। फिर भी मैं बता दूं, रियल इमेज हम लोग उस इमेज को कहते हैं जिसको कि हम लोग किसी सिनेमा पर, किसी पिक्चर में हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो और ये इमेज हमारा कहाँ पर बनेगा, तो फोकस पे बनेगा। राइट, चलिए दूसरे कंडीशन की तरफ आते हैं। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, बियॉन्ड सी हो, सी एज अ सेंटर। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो, ठीक है, दैट मीन्स इन दैट केस हमारा जो इमेज बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, तो बिटवीन फोकस एंड सी, दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, दैट मीन्स कि हमारा इमेज इस कंडीशन में यहाँ पर बन रहा है। आप इमेज में, आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये इमेज का नेचर कैसा होगा, तो ये भी रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, लेकिन ये स्मॉल होगा। कैसा होगा, ये स्मॉल होगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो बिटवीन फोकस एंड सी, इन दोनों के बीच में होगा। चलिए अपने तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। दैट मीन्स कह रहा है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, सेंटर पर हो। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, सेंटर पर हो। तो अगर अब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर पर हो रहा है, तो इन दिस केस जो इमेज हमारा होगा वो कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और बिल्कुल बराबर होगा। बराबर इन द सेंस जैसा हमारा ऑब्जेक्ट होगा वैसा ही हमारा क्या होगा, इमेज होगा। और आखिर ये कहाँ पर बनेगा, तो ये बिल्कुल सेंटर पे ही बनेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट, बियॉन्ड एफ एंड सी। ठीक है, अगर ऐसे कंडीशन में हमारे सामने पूछा जाएगा कि आखिर अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड एफ एंड सी हो, तो इन दिस केस हमारा जो इमेज होगा वो कहाँ पर बनेगा, तो इन दिस केस हमारा जो इमेज होगा वो सी और इन्फिनिटी, दैट मीन्स कि सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। आपने देखा यहाँ पर इन्फिनिटी हमारी कहाँ हो सकती है, इन्फिनिटी हमारे यहाँ पर हो सकती है। तो इन दिस केस हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, दैट मीन्स कि इस कंडीशन में हमारा इमेज यहाँ पे बन रहा है। और इमेज कैसा होगा, तो अगेन इमेज हमारा रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और इनलार्ज होगा। इस कंडीशन में हमारा इमेज कैसा होगा, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनलार्ज होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, फोकस पर हो, एट एफ हो, दैट मीन्स कि फोकस पर हो। आप देख सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ प्लेस किया है, फोकस पर हो। अगर ऐसे कंडीशन में आते हैं बच्चे, तो हमारे इमेज का नेचर कैसा होगा, तो वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और वेरी लार्ज होगा। कैसा होगा, वेरी लार्ज होगा। और सबसे बड़ी बात कि आखिर हमारा इमेज फॉर्म कहाँ पर होगा, तो क्वाइट सिंपल सी बात है, ये हमारा इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, ये हमारा इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे पहले ही बता रखा है आपको। और नेक्स्ट पोजीशन पे आते हैं। ये कह रहा है कि अगर
ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, तो फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में हो। कहाँ पर हो, फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में हो। तो इन दिस केस में आप इस पिक्चर में देख सकते हैं हमारा इमेज कैसा होगा, तो वर्चुअल होगा। इसमें रियल इमेज हमारा नहीं होगा, इसमें इमेज वर्चुअल होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें इरेक्ट होगा और इनलार्ज होगा। और कहाँ पर बनेगा, तो बिहाइंड द मिरर, दैट मीन्स कि इस कंडीशन में देखिए बच्चे, यहाँ पे रियल और वर्चुअल इमेज कहा जा रहा है। रियल मैंने आपको बता दिया जिसको कि हम लोग स्क्रीन पे पा सकते हैं, और वर्चुअल जिसको कि हम लोग स्क्रीन पे नहीं पा सकते। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने इस चीज को देखा कि आखिर कनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट हमारा डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर हो तो आखिर इस तरीके के इमेज का जो नेचर होगा, कैरेक्टर होगा, वो किस तरीके का होगा, और आखिर इमेज हमारा कहाँ पर बनेगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करें और उसको काफ़ी अच्छे से नोट करें। ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट करें और इसके बाद हम लोग अपने अगले कंटेंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो चलिए बच्चों, आपने कर्केव के बारे में लिख लिया कि आखिर कहाँ पर इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के हिसाब से। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ, कन्वेक्स मिरर में। तो कन्वेक्स मिरर में अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, कहाँ पर हो, इन्फिनिटी पर। देखिए कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के इमेज के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे हम लोग पिक्चर बनाते हैं। तो आपके सामने है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, ठीक है, तो कैसा पिक्चर बनेगा, इस तरीके का हमारा पिक्चर बनेगा। और इमेज कैसा होगा, कि इमेज का नेचर कैसा होगा, तो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और वेरी स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा। लेकिन कहाँ पर बनेगा, तो सबसे बड़ी बात हो कहाँ पर बनेगा, फोकस पे बनेगा। दैट मीन्स कि इस पोजीशन पे हमारा, आप देख रहे हैं कि इमेज यहाँ पर तैयार हो रहा है। नेक्स्ट, अगर इन फ्रंट ऑफ मिरर हो, आखिर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस हो, इन फ्रंट ऑफ मिरर हो। ठीक है, तो इन दिस केस आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ मिरर हमारा यहाँ पर प्लेस है। तो फिर ऐसे कंडीशन में अगर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, तो आखिर ऑब्जेक्ट अगर हमारा कहाँ पर है, इन फ्रंट ऑफ मिरर है, तो आखिर इमेज का नेचर कैसा होगा, तो इमेज वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और डिमिनाइज होगा। कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और डिमिनाइज होगा। और साथ ही साथ कहाँ पर होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस के बीच में होगा। आप देख सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस के बीच में आपका यहाँ पर इमेज बन रहा है। राइट, चलिए आप लोग इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, हमने अब तक मिरर को देख लिया है कि आखिर मिरर में इमेज की पोजीशन क्या हो सकती है अगर डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो। ठीक है, अब बारी है कि लेंस को हमें देखने की, क्या कि सेम चीज लेंस के साथ क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या, कन्वेक्स लेंस में। तो कन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो हमारा, एट इन्फिनिटी, दैट मीन्स कहाँ पर हो, इन्फिनिटी पे हो। तो अगर इन्फिनिटी पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो हमारा इमेज कैसा होगा, तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और डिमिनाइज्ड होगा। और कहाँ पर बनेगा हमारा, ये हमारा हमेशा बनेगा तो इस एफ पर बनेगा। कहाँ बनेगा, तो एफ पर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बियॉन्ड 2f, अगर हमारा पोजीशन क्या हो इमेज का, सॉरी ऑब्जेक्ट का, बियॉन्ड 2f हो। ठीक है, दोबारा सुनिएगा, बियॉन्ड 2f हो। इन दिस केस जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग जो इमेज होगा उसका नेचर कैसा होगा, तो वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और स्मॉल होगा। और कहाँ पर बनेगा, तो बिटवीन f एंड 2f। तो आप देखिए बिटवीन f एंड 2f, दैट मीन्स कि हमारा इमेज कहाँ पर बन रहा है, इस पोजीशन पे हमारा इमेज बन रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए तीसरा, एट 2f, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, 2f पर हो। ठीक है, तो इन दिस केस जो हमारा इमेज का नेचर होगा कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और इक्वल होगा। दैट मीन्स कि जैसा हमारा ऑब्जेक्ट होगा बिल्कुल वैसा ही हमारा इमेज भी होगा। ठीक है, और इमेज बनेगा कहाँ पर, तो एग्जैक्टली ऑन 2f पर ही हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। देखिए आपको ऑलरेडी आपने पहले से पढ़ रखा है कि 2f क्या होता है, f क्या होता है, c क्या होता है। तो आई डोंट थिंक इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमें समय व्यर्थ करने की जरूरत है। तो चलिए मैं सिर्फ आपको इसे समझा रहा हूँ। हमारा इमेज कहाँ पर बनेगा, एट 2f हमारा इमेज बनेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पॉइंट पे हमारा ये इमेज फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट, बिटवीन 2 एंड f, अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो, 2f और f के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट हो। ठीक है ना, दैट मीन्स यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं। तो इन दिस केस हमारा इमेज कैसा होगा, तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और लार्ज होगा। कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और
लार्ज होगा, ठीक है। और आखिर इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, तो मैंने अभी बता दिया, रियल, इन्वर्टेड और लार्ज। और ये कहाँ पर बनेगा, तो 2f और इन्फिनिटी के बीच में ये बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कहाँ, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, f पर हो, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इस f पर हो, ठीक है ना। तो ऐसे केस में जो अगर देखिए है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, f पर है, तो इन दिस केस हमारा जो इमेज होगा कैसा होगा, तो ये रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और इनलार्ज होगा। इनलार्ज दैट मीन्स ये लार्ज होगा, ठीक है ना। और इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, तो ये ऑफ कोर्स इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। और लास्ट हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, बिटवीन f एंड o, ठीक है। इन दिस केस हमारा जो इमेज फॉर्म होगा वो कैसा इमेज हमारा फॉर्म होगा, तो वो होगा वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड होगा। वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड होगा। और कहाँ पर होगा, सबसे बड़ी बात है मैं ये जानना कि आखिर ये कहाँ पर होगा, तो ये इस केस में बच्चे ये बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स कि ये बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑब्जेक्ट इनके केस में होगा। और वो भी किधर होगा, तो जिस साइड ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड हमारा इमेज बनेगा। इस केस में आप याद रखिएगा कि जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड हमारा क्या होगा, इमेज होगा, ठीक है। आप लोग इसको नोट कीजिए और फटाफट आप लोग इसको नोट कीजिए ताकि हम लोग अपने अगले पॉइंट पे बढ़ सके, ठीक है। कम ऑन। तो चलिए बच्चों हम लोग लास्ट में अब हम लोग इसको देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज के केस में, या फिर कनकेव लेंस में इमेज हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस करते हैं तो इमेज कैसा होता है, ठीक है। तो चलिए, अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर हो, कहाँ पर हो, अगर इन्फिनिटी पर हो, ठीक है। आपके सामने पिक्चर मैंने बना रखा है, अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पर होगा, तो इन दिस केस हमारा जो इमेज होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और डिमिनाइज्ड होगा। और ऑफ कोर्स हमारा जो इमेज बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, तो एफ पर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इन फ्रंट ऑफ लेंस की हम बात करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस हो, इन फ्रंट ऑफ लेंस पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस हो, ठीक है ना। तो इन दिस केस आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारा जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और डिमिनाइज्ड होगा। और साथ ही साथ वो बनेगा कहाँ पर, तो बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में वो जाकर के बनेगा। बच्चों आपको इमेज में थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन में ना हल्का सा इधर उधर टेढ़ा दिख सकता है, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि मैंने इसे ना अभी बाय हैंड मैंने ड्रॉ करा, इसलिए थोड़ा सा ऐसा है, ठीक है। आई होप कि आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसानी से आपको समझ में आया हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में खास करके इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन को, जिसमें कि हमने देखा कि आखिर इमेज का फॉर्मेशन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में और साथ ही साथ कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा डायग्राम कैसा बना और आखिर इमेज का नेचर कैसा रहा और इमेज कहाँ पर बना, ठीक है। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया हो। आप लोग इसको कंप्लीटली नोट करें और अब इसके बाद हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिस क्वेश्चन में कि हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ह्यूमन आई और उससे जुड़े हुए डिफेक्ट ऑफ विजन्स के बारे में, ठीक है। देखिए ये जो मैंने आपको 10 क्वेश्चंस दिया, आई होप कि इन 10 क्वेश्चंस में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आते होंगे। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करा है कि कम से कम समय में मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आपको मैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दे सकूं। लेकिन आप इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि 10 क्वेश्चंस करने आप ही को है, मैं बस कुछ स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन की ही मैं आंसर में आपको अभी मैं दे रहा हूँ। बाकी अगर आपको किसी तरीके के आंसर चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस क्वेश्चन से प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन मैं आपको डेफिनेटली मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, जब ह्यूमन आई से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आखिर कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो हो सकता है हमें ह्यूमन आई का डायग्राम बनाने को, पिक्चर बनाने को दे दे और कहे कि उसके सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है। तो चलिए यहाँ तो मैंने आपके लिए पिक्चर नहीं बनाई क्योंकि आपके बुक्स में हो कि आपने प्रैक्टिस करा होगा, तो मैं पिक्चर बना करके मैं क्यों मैं टाइम वेस्ट करूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या गौर करना है कि आखिर मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई, आखिर हमारी आंखों के, इंसान की आंखों का जो मेन पार्ट है वो मेन पार्ट क्या है। सबसे पहला पार्ट आता है कॉर्निया, ठीक है।
कॉर्निया क्या है, तो देखिए इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक्सप्लेनेशन कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है क्या, तो फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, ये क्या होता है, आंखों का फ्रंट पार्ट होता है, ठीक है। लाइट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड एंटर्स थ्रू कॉर्निया, कि बाहर से जो लाइट्स आती है ना, जो कि हमारे आंखों पर पड़ती है, वो कहाँ से पड़ती है, तो वो हमारे आंखों के अंदर जो आती है वो इस कॉर्निया के ही थ्रू होकर आती है। कहाँ से आती है, कॉर्निया के थ्रू होकर के आती है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने है आइरिस। आइरिस आंख का बहुत बड़ा पार्ट होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज। ये क्या करता है, तो ये जितने भी लाइट्स हमारे आंखों पर पड़ते हैं उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। आखिर ये कैसा कंट्रोल करता है, तो देखिए इसके लिए पुपिल भी रिस्पॉन्सिबल है। पुपिल क्या करता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस व्हेन द लाइट एंटर्स, कि पुपिल जो होता है ना, ये आइरिस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्या, जैसे देखिए छोटी चीजें अगर बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि बहुत दूर है, हमें नहीं दिख रहे, तो हम अपने आंखों क्या करते हैं, प्रेशर दे करके देखते हैं क्या चीजें हमें बहुत क्लियर दिखाई दे, ठीक है। आपने एकोमोडेशन पढ़ा होगा, इसी लाइट चैप्टर में एकोमोडेशन एक पॉइंट था। एकोमोडेशन में हमने ये पढ़ा कि हमारे आंखों की वो क्वालिटी जिसके थ्रू की आंख क्या करती है कि फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, कि ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करके वो देखने की कोशिश करती है, वो एकोमोडेशन कहा जाता है। तो ये जो लाइट का जो एडजस्टमेंट होता है ना, वो किसके कारण से होता है, तो इसी आइरिस के कारण से ये लाइट का एडजस्टमेंट होता है। और ये जो हम लोग कहते हैं ना कि लाइट ज़्यादा पड़ने पे या कम पड़ने पे आंखें सिकुड़ती है और फिर से अपने बेसिक फंक्शन को करती है, वो पुपिल और आइज के ही कंट्रोलिंग से वो चीज़ की जाती है। नेक्स्ट है सिलुलरी मसल। अब देखिए कि इसका काम क्या होता है, तो ये क्या करता है कि चेंजेस द थिकनेस ऑफ आई लेंस व्हाइल फोकसिंग। दैट मीन्स कि जब भी देखिए मसल्स का काम क्या होता है, मसल्स हमें कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर हमें रिलैक्स करते हैं। इन दिस केस कि जब भी कि हमें किसी भी चीज को एक्सेस करना होता है, देखना होता है ना, तो हमारी आंखें क्या करती है, एक्सेस करती है, एडजस्ट करती है, ठीक है ना। तो इसका काम कौन करता है, इसमें हेल्प कौन करता है, मसल हमारे सामने सिलुलरी मसल हमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आई लेंस। आखिर इस आई लेंस का क्या काम होता है, देखिए आपको एक बात मैं बता दूं कि द आई लेंस ये भी एक लेंस के ही रूप में होता है, ठीक है ना, जिसका कि काम क्या होता है, चीजों को फोकस करना, चीजों को एक्सेस करना होता है, ठीक है। तो द आई लेंस फॉर्म्स अ, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, द आई लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। ये कैसा इमेज बनाता है, तो रियल इमेज ये बनाता है। कैसा इमेज, रियल इमेज ये आपके सामने तैयार करता है। कहाँ पर तैयार करता है, तो रेटिना पर तैयार करता है। चलिए एक चीज हमारे सामने क्लियर होगी, दैट मीन्स क्या कि इस आई लेंस का काम क्या है, तो इमेज को तैयार करना। आई लेंस का काम क्या है, इमेज को तैयार करना। अब इमेज कहाँ पर तैयार होता है, तो रेटिना पर तैयार होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अब रेटिना का फंक्शन क्या है, तो रेटिना का फंक्शन कहता है कि इट इज लाइक अ स्क्रीन। ये कैसा होता है, एक स्क्रीन की तरह होता है, ठीक है, जिस पर कि ऑन विच द इमेज, दैट मींस कि रेटिना इट इज लाइक अ स्क्रीन ऑन विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है, फॉर्म्स, वो क्या होता है, तैयार होता है, और जिसके बाद एंड वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, जिसके बाद हम ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और लास्ट हमारे सामने पॉइंट क्या है, ऑप्टिक नर्व। देखिए बच्चों, ऑप्टिक नर्व हम हमेशा से जानते हैं इसके बारे में, तो ये क्या करता है, तो इट हेल्प्स इन द एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय द आईज टू द ब्रेन। दैट मींस कि आंख में जो इमेज बनते हैं ऑब्जेक्ट के, उसको ये हमारे ब्रेन से कॉन्टैक्ट करता है, जिसके बाद हम चीज़ों को अच्छे से देख पाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें मैंने आपको क्या बताया, मैंने बहुत ज़्यादा आपको इसमें बहुत कुछ बड़े बड़े चीज़ों को मैंने नहीं बताया, वो सब आपने खुद से पढ़ रखा है। ये चूंकि वीवीआई है और बहुत कम वक्त है हमारे एग्जामिनेशन में ना, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो इसमें हमने ह्यूमन आई के बारे में क्या देखा, कि ह्यूमन आई में जो पार्ट्स हैं उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे। देखिए चूंकि एग्जामिनेशन में स्टेप मार्किंग होती है, अगर आप इस तरीके से आंखों के एक पिक्चर को बनाएंगे जैसा आपने बुक में पढ़ा होगा, और इस तरीके से अगर आप उसके कुछ पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे ना, तो आई होप आप पूरे के पूरे नंबर आप उठा पाएंगे, ठीक है। बाकी आपने मैक्सिमम चीज़ों को अच्छे से पढ़ा भी है। अब चलिए, अब आप लोग को अगर इसको नोट करना हो तो आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब मैं बढ़ने वाला हूँ डिफेक्ट ऑफ विजन। क्या क्या आखिर हमारे आंखों में क्या क्या परेशानियां आती है, कैसे हमें चीज़ों को देखने में परेशानी होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं किधर, डिफेक्ट ऑफ विजन की, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग अपने क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के नेक्स्ट पॉइंट जो कि क्या है, डिफेक्ट ऑफ विजन, इसके बारे में हम लोग बातें करते हैं कि आखिर हमारी आंखों में समस्याएं जो आती है चीज़ों को देखने में, उसके बारे में। तो देखिए इसको मैंने 3 अलग अलग ग्रुप में कर दिया है।
ए, बी और सी में, ठीक है ना। इसे हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला हमारे आंखों में जो प्रॉब्लम आती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। अब चलिए देखते हैं ये क्या होता है। तो मायोपिया क्या होता है कि इसमें पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दैट मीन्स कि इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जिस भी पर्सन को ये मायोपिया होता है वो दूर की चीज़ों को क्या कर पाता है, ठीक से नहीं देख पाता, ठीक है ना। आखिर इसके होने के पीछे का रीजन क्या है, तो कहता है एक्सेस कर्वेचर ऑफ आईलेंस, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आईलेंस। इसमें क्या होता है कि आईलेंस के कर्वेचर थोड़ा सा एक्सेसिव बढ़ जाते हैं, जिसके कारण से कि आईलेंस बिकम्स थिकर, आईलेंस क्या हो जाते हैं, थोड़े मोटे हो जाते हैं। और नतीजा इसका कारण क्या होता है कि फोकल लेंथ डिक्रीजेस, कि फोकल लेंथ में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, ठीक है। आखिर इसको कैसे दूर करा जा सकता है, तो इसको दूर करने का सिंपल सा टेक्निक है कि आपका एक सूटेबल पावर होगा, ठीक है ना, उस पावर का आप एक कॉन्केव लेंस को आप यूज करें, ठीक है। पावर जिसको कि हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डायोप्टर से, ठीक है ना, 2D 3D, ठीक है, जो कि प्लस में भी और माइनस में भी दोनों में होता है। चलिए, तो इसमें हमने क्या देखा कि मायोपिया में दूर के ऑब्जेक्ट को देख पाना मुश्किल होता है, ठीक है, जिसको कि सॉर्ट आउट करने के लिए कनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हाइपरमेट्रोपिया, इसको लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स कि उसके सामने जो नजदीक की रखी ऑब्जेक्ट्स होती है ना, वो उसको नहीं देख सकता है। इसके होने का रीजन क्या होता है, तो ऐसा होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि फोकल लेंथ का बढ़ जाना। इसमें क्या हो रहा था कि फोकल लेंथ डिक्रीज कर जा रहा था, मायोपिया में फोकल लेंथ डिक्रीज कर रहा था, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में फोकल लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फोकल लेंथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और साथ ही साथ आईबॉल हैज बिकम टू स्मॉल, आईबॉल क्या हो जाते हैं, वो छोटे हो जाते हैं, ठीक है, आईबॉल क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। ये दो रीजन होता है हाइपरमेट्रोपिया किसी भी पेशेंट को होने का। अब आखिर इसका करेक्शन क्या है, तो इसके करेक्शन के लिए यूजिंग कन्वेक्स लेंस, कौन से लेंस को यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं सूटेबल पावर के, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या, प्रेस बायोपिया। देखिए ये प्रेस बायोपिया के साथ सबसे बड़ा रीजन क्या है ना, ये ओल्ड एज के लोगों को होता है। मैक्सिममली ये देखा गया है कि आफ्टर द एज ऑफ 55 और 60 ये प्रॉब्लम ओल्ड एज लोगों में आती है, ठीक है। ऐसा होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है, अब देखिए इसमें होता क्या है, तो इसमें आंखों का, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, एकोमोडेशन की कैपेसिटी होती है, चीज़ों को फोकस करने की कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी बहुत कम जाती है, ठीक है। आखिर ऐसा होने के पीछे का रीजन क्या है, तो सिलियरी मसल, इसका क्या हो जाना, थोड़ा वीक पड़ जाना, एज के साथ थोड़ा सा सिलियरी मसल वीक पड़ जाने के कारण ना इस तरीके की परेशानियां आती हैं। अब देखिए कि आखिर इसको करेक्ट कैसे करा जा सकता है, तो इसको करेक्ट करने का एक सबसे बड़ा टेक्निक क्या है कि आप जैसा भी सूटेबल पावर आप इसका आते हैं बायफोकल लेंस आप क्या कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इन तीनों के अलावे जो आजकल जो एक प्रॉब्लम देखी जा रही है खास करके ओल्ड एज में, वो क्या है, कैटरैक्ट, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, मोतियाबिंद भी कहते हैं। इसमें क्या होता है ना कि हमारे लेंस के सामने में एक झिल्ली नुमा कह सकते हैं, एक पर्दा, ऐसा एक झिल्ली नुमा कुछ लेयर आ जाता है, जिसके कारण कि हमारी विजिबिलिटी क्या हो जाती है, काफी कम हो जाती है। इन दिस केस इस तरीके की परेशानी का जो सॉर्ट आउट होता है, इसके लिए जो आई सर्जन होते हैं वो आंखों का प्रॉपर्ली ऑपरेशन करते हैं और इसे दूर करने की कोशिश करते हैं। और खास करके जब भी ऐसा किया जाता है तो आफ्टर दैट क्या होता है कि एक प्रॉपर पावर का एक लेंस इनबिल्ट कर दिया जाता है आंखों में, जिसके बाद कि पेशेंट को देखने में क्या होती है, काफ़ी आसानी होती है। तो इस तरीके से हमने क्या यहाँ पर किया, अपने दो क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर कंप्लीट करा, ठीक है ना। एक अभी हमने सबसे पहले क्वेश्चन करा था और एक दूसरा क्वेश्चन हमने करा, तो ये दो क्वेश्चन हमने करा। आप इस दो क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करें, ठीक है। ये वीडियो बच्चे पार्ट 1 और पार्ट 2 इसमें बन सकती है, और साथ ही साथ ये पार्ट इसलिए बनेगी ताकि आपको कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिले। और मैं आपसे ये बात फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आपको देखिए मैं इसमें सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व नहीं करने जा रहा, ठीक है ना। मैं जो आपको सॉल्व करके मैं दिखाने जा रहा हूँ, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो बच्चे को अक्सर कंफ्यूज करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी सारे सवाल बताया जाए तो कृपया करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। इसे आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए।
तो चलिए बच्चों, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, देखिए ओम्स लॉ जो है ये काफ़ी कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि मैंने अलग अलग सैम्पल पेपर्स में भी मैंने इसको देख रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स में मैंने देख रखा है, और ये अलग अलग दैट मीन्स कह सकते हैं कि एग्जामिनेशंस में ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्कर रखता है। चलिए हम इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं कि आखिर ओम्स लॉ है क्या। ठीक है, तो देखिए ओम्स लॉ के बारे में मैं सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये करता क्या है। तो ये आपको एक रिलेशन देता है। ये क्या करता है ओम्स लॉ? तो एक रिलेशन देता है। किस में रिलेशन देता है? आखिर रिलेशन किस में होगा? तो ये जो रिलेशन आपको देगा, देखिए अब हम लोग किस में आ चुके हैं, अपने उस चैप्टर से आगे आ चुके हैं, तो जरा इधर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें। ठीक है ना, आखिर ये हमें रिलेशन देगा। तो किस में रिलेशन देगा? तो सबसे पहले ये हमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन देता है। किसके बीच में रिलेशन देता है? तो ये हमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ये रिलेशन देता है। ठीक है ना, अब देखते हैं कि आखिर ओम्स लॉ कहता क्या है। आखिर ओम्स लॉ क्या कहता है? तो देखिए ओम्स लॉ का कहना क्या है। ये कहता है क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पहले ही बात में इसने क्लियर कर दिया कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, तो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, दैट मींस में फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, क्वाइट सिंपल सी बात है कि अगर करंट फ्लो करेगा तो किसी न किसी कंडक्टर से ही करेगा। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्या है? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है ये? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके? टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। दैट मीन्स कि उस कंडक्टर के जो एंड है उसके बीच में जो ये क्या है, पोटेंशियली डिफरेंस के ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक है, दोबारा से मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, निश्चित टेम्परेचर पर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, कि एक निश्चित टेम्परेचर पर किसी भी कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब चलिए इसको मैथमेटिकली हम लोग देखते हैं। हम पहले से भी जानते हैं कि करंट को जो है आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मींस वोल्ट। तो कह रहा है कि ये जो होता है ना, यानी कि करंट जो है वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट जो है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? तो पोटेंशियल डिफरेंस का। दोबारा देखिए, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? तो पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कब? कांस्टेंट टेम्परेचर पर। कब? कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तब देखिए, तो कह रहा है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल टू I। नेक्स्ट कह रहा है क्या? अब देखिए जरा, I जो है कहीं ना कहीं इसमें रेसिस्टेंस भी होगा। सिंपल सी बात है ना कि जब करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर से तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस भी होंगे। कब? लेकिन वो रेसिस्टेंस जो होंगे वो क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि V इक्वल टू R इंटू आई। R इज रेसिस्टेंस जो कि क्या है? कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पे मैंने एक नोट में लिखा है जो काफी ध्यान देंगे आप। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछ लिया जाता है बच्चे, तो आप इस नोट को जरूर लिखेंगे। ये आपके स्टेप मार्किंग को ना और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा और शायद ये आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा भी दिला सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 5 मार्क्स हो सकते हैं 6 मिल जाएंगे, लेकिन 5 में 5 आपको जरूर आ जाएंगे। तो देखिए नोट क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, कि किसी भी कंडक्टर का जो कांस्टेंट वैल्यू होता है वो जो डिपेंड करता है, आखिर वो किस चीज पर डिपेंड करता है? तो सबसे पहले वो उस कंडक्टर के नेचर पर डिपेंड करता है कि आखिर वो कंडक्टर किस तरीके का है। दूसरा, उसके लेंथ पर, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। उस कंडक्टर के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते मैथमेटिकली। अब देखिए, इसी कैलकुलेशन से मैंने इसको आगे बढ़ाया। दैट मींस कि मैंने इसको यहां से यहां मैं लेकर के आया। तो मैंने क्या देखा कि V बाय आई इक्वल टू आर, हम इसको लिख सकते हैं ना, V बाय आई इक्वल टू हम इसको R लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, अब देखिए मैंने इसको अलग से एक साइड ले लिया, तो ये दोनों क्या हो गए? आपस में मल्टीप्लाई हो गए, I इंटू आर हो गए। दैट मीन्स कि करंट जो था वो रेजिस्टेंस के क्या हो गया? मल्टीपल हो गया वोल्ट के केस में। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे बात किया जाए तो अगर हम I को डिफरेंट कर दें, अलग कर दें, तो V बटा R, दैट मीन्स कि हमारा जो करंट हुआ वो क्या हुआ? तो वो
वोल्ट बटा रेजिस्टेंस के ग्रुप में आया, और यही चीज कहा जाता है किसके द्वारा, तो ओम्स लॉ के द्वारा, कि जो एक निश्चित टेम्परेचर पर किसी भी कंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उस कंडक्टर के क्रॉस एंड के अंतर्गत जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके। इस चीज से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, तो इस चीज से हमें दो सबसे महत्वपूर्ण कंक्लूजन क्या मिलते हैं। देखिए सबसे पहला कि द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। बिल्कुल, कि करंट जो है वो डायरेक्टली क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो पोटेंशियल डिफरेंस के। करंट जो है वो डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज हमें क्या देखने को मिलता है कि यही करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है किसके, तो अपने रेजिस्टेंस। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश कर दिया जाएगा, आप उसमें आंख बंद करके लिख देंगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर पूछ देता है करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डैश, तो क्या लिख देंगे, रेजिस्टेंस। ठीक है, इस तरीके से हमने अपने ओम्स लॉ के भी मैंने यहाँ पर कोशिश की कि आपको बहुत कम समय में बेहतर तरीके से बताया जाए। तो आई होप आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है।